हेलो दोस्तों, आज हमने जो पहले 2 लेक्चर्स लिए थे उसमें हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। उसके पहले हमने जो है ऑटोट्रॉफ्स वगैरह के बेसिस पर इनका डिवीजन किया था प्राणियों का। अब हम जो ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की श्रृंखला में जो है पार्ट 3 को ले रहे हैं। और इसमें हमने पहले देखा था कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं और किस किस शर्करा को हम मोनोसेक्राइड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है डाइसेक्राइड्स, जिसको हमने लिया था। अब हम 3rd पार्ट में ले रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जैसा नाम से क्लियर है, पॉलीसेक्राइड शर्कराएं वो होती हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले हमने देखा था मोनोसेक्राइड्स में हम सिंपल शुगर्स को ले रहे थे, यानी सिंपल कार्बन चेन। लेकिन अब जो ले रहे हैं वो हमारी पॉलीसेक्राइड्स है। इसकी चेन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह से करीब करीबी होते हैं, शाखित भी हो सकते हैं, रेखित भी हो सकते हैं और ग्लोब्यूलर भी हो सकते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स को जब भी हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसमें पॉलीमेरिक मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स हमें प्राप्त होते हैं। कई सारे मोनोसेक्राइड्स हमें प्राप्त होते हैं। इनकी खासियत होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एनहाइड्राइड्स पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड्स होते हैं। इनको रासायनिक रूप से पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड्स भी कहा जाता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे या रासायनिक गुणों पर आते हैं तो इनके रासायनिक गुणों में सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात होती है कि पहला ये बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। दूसरा इनका जो गुण होता है वो है इनसॉल्युबल इन वाटर, घुलनशील नहीं होते इतने आसानी से। इनका जो दूसरा गुण है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। तीसरा, जल के साथ मिलकर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलॉइडल यानी एक आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अवक्षेपित प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं ना, उस तरह के सॉल्यूशंस इसमें हमें पानी में घुलने पर मिलते हैं। आपने कभी स्टार्च को अगर पानी में घुला हो तो आप देखते हो एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। और तीसरा है जो इसमें हमें जो एग्जांपल्स हैं जनरली वो है स्टार्च। इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे स्टार्च है, दूसरे हैं डेक्स्ट्रिन, इसी तरह हम काइटिन को ले सकते हैं। काइटिन भी एक प्रकार का जो है पॉलीसेक्राइड है। इम्यूलिन, ये सब एग्जांपल्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स के। अब हम देखेंगे आगे कि इसमें कितने ग्रुप्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत विभिन्न प्रकारों के होते हैं, तो ये कितने ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। पॉलीसेक्राइड को हम 2 प्रकार के भागों में विभक्त कर सकते हैं इनके गुणों के आधार पर। पहले जो होते हैं
डाइजेस्टेबल, जो पच सकते हैं, और दूसरे होते हैं पाचक और इनडाइजेस्टेबल। अपाच्य, वो नहीं पचाए जा सकते। दो प्रकार के इसमें होते हैं। सबसे पहले हम पाचक में अगर देखें तो ग्लाइकोजन, स्टार्च, इम्यूलिन, ये सब पच जाते हैं अगर हम खाते हैं। अपाच्य प्रकार में हम जैसे कह सकते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन, ये सब नॉन डाइजेस्टेबल या इनडाइजेस्टेबल प्रकार के प्रोटीन हैं। आप सभी जानते हो कि सेल्यूलोज को अगर हम खाते हैं तो मानव को स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया उसकी आंतों में होते हैं जो इसको पचाते हैं। गाय भैंसे या कैटल्स जो घास खाते हैं, जो भारी मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, उनके भी सेल्यूलोज को कुछ स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा ही पचाया जा सकता है, उनकी छोटी आंत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और दूसरा उनकी जो आंत्र है उसमें सेल्यूलेज एंजाइम भी होता है, जो कि हमारे शरीर में नहीं होता है, मानव के शरीर में नहीं होता है। तो सेल्यूलेज की मदद से कैटल्स जो है वो उसको पचा सकते हैं। दूसरा उनके शरीर में भी बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर में इनका पाचन केवल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है, इसका फ़ायदा ये होता है सेल्यूलोज का कि ये फाइबर होते हैं। फाइबर से हमारे जो आंतें होती हैं उनके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि भोजन को नली में आगे मिलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे ग्रुप्स होते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा थोड़ा इनके स्ट्रक्चर वगैरह पे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च। हम ज़्यादा इसको बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, हम कम लेंगे। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है ये, और हमारी जो डाइट है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। खास करके इंडियन डाइट का स्टार्च बहुत ज़्यादा हम लोग लेते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। इसके अलावा जो हम ज़्यादातर अनाज खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। हम सभी जानते हैं कि मक्का है, गेहूँ है, गेहूँ में ग्लूटेन भी होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसके अलावा आलू है और बहुत सारी अन्य पदार्थों में जो है हम स्टार्च को बहुत ज़्यादा लेते हैं। स्टार्च क्या है? स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स हैं। सीधी इनकी रेखीय अणु होता है इनका, और स्टार्चेस बहुत सारे होते हैं जिसमें हम इनको एमाइलोज कह सकते हैं। जो एमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन होते हैं। एमाइलोपैक्टिन जो स्टार्च होते हैं वो ब्रांच्ड चेन वाले होते हैं। ब्रांच्ड चेन या शाखित अणु इनके पाए जाते हैं। जब भी हम एमाइलोज का जल अपघटन करते हैं तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है इसमें ग्लूकोज निकल जाता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकलता है, और जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो कहलाता है
ग्लूकासन, यानी इसमें से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाता है माइलोज में से तो हम ग्लूकासन इसको कहते हैं। तो ये इस प्रकार से स्टार्चेस होते हैं। इसके बाद हम इन्यूलिन पे आते हैं, दूसरे प्रकार का पॉलीसेक्राइड जो डाइजेस्टिव श्रेणी में आ रहा है, इन्यूलिन। हम बहुत शॉर्ट में इनको देख रहे हैं, बहुत डिटेल नहीं हम इनका पढ़ेंगे। ये जो है ट्यूबर्स में जो कंद होते हैं, कंदमूल वाले जो कंद होते हैं ट्यूबर्स, उनमें ये ज़्यादातर इन्यूलिन पाया जाता है। और खास करके हम डहेलिया, जो आपके डहेलिया का जो बड़ा सा फ्लावर होता है, उस डहेलिया के ट्यूबर्स में ये काफ़ी मात्रा में इन्यूलिन इसकी जो रूट्स के ट्यूबर्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसके अलावा कई प्रकार के अन्य फूल जैसे डैंडेलियन है, इस तरह के, उनमें इसको कॉमन सोर्स है वो इन्यूलिन का। हाइड्रोलाइसिस पर ये इन्यूलिन फ्रुक्टोज देता है। इसकी ये खासियत है, ग्लूकोज नहीं देते, ये फ्रुक्टोज देते हैं, इसलिए इन पदार्थों को फ्रुक्टोजन कहते हैं। पहले हमने देखा था जब वो हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज दे रहे थे तो ग्लूकोजन कहलाते हैं, और जब फ्रुक्टोज देते हैं तो वो फ्रुक्टोजन कहलाते हैं। इसके बाद हम आएंगे तीसरे प्रकार का डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन जो है ये भी एक प्रकार का स्टार्च है। डेक्स्ट्रिन में जो है ये डेक्स्ट्रिन तब बनाए जाते हैं जब स्टार्च हाइड्रोलाइज करता है। स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस के पश्चात हम इरिथ्रोडेक्सिन डेक्स्ट्रिन प्राप्त करते हैं। इस इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन के पश्चात हम दो प्रकार के पदार्थ और भी प्राप्त कर सकते हैं, एक्रोडेक्स्ट्रिन और उसके पश्चात हमें डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है। तो स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमें इरिथ्रोडेक्स्ट्रिन मिलेगा, फिर एक्रोडेक्स्ट्रिन मिलेगा और उसके बाद हमें डेक्स्ट्रिन प्राप्त होता है। इसी तरह से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में जो है हमें ये स्टोरेज फॉर्म है जो कि हमारे शरीर में स्टोरेज फॉर्म में ये होता है और इसका स्ट्रक्चर ब्रांच होता है पेड़ की तरह से, ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर इसमें होता है। इस ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर में हमें ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर में हमें इसकी संरचना जो है वो बहुत ज़्यादा विभक्त होती हुई पेड़ की तरह से दिख रही है। इसकी जो जब हमारे शरीर में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है लिवर में, किडनी में और शरीर के मसल्स में, अन्य अंगों में ये जमा ग्लाइकोजन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और शरीर में बहुत ही ये ग्लाइकोजन जब भी ज़रूरत होती है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है और हमें एनर्जी देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि और जो ग्लाइकोजन है वो इसी तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अब इस पूरे पार्ट में हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रह गई है, वो है कि दो मोनोसेक्राइड्स आपस में किस बॉन्ड से बनते हैं। ये हमने पहले जिक्र किया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब दो एटम्स
फाइट करते हैं आपस में वो C1 और C4 इन दोनों में, या C1 C2, एक का C1 होता है दूसरे का C4 होता है, एक मोनोसेक्राइड का C1 दूसरे का C4, C1 या C2 भी आपस में बाइंड करते हैं। जब दो प्रकार की शुगर, अलग अलग प्रकार की शुगर आपस में बाइंड करती हैं तो हम उनको हेटेरोग्लाइकेन्स कहते हैं। टू डिफरेंट शुगर्स और होमोग्लाइकेन्स वो होते हैं जो एक ही प्रकार की श्रृंखला से बनते हैं। सेम मोनोसेक्राइड्स उसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है भोजन के कंपाउंड्स में पॉलीसेक्राइड पार्ट 3 आज यही समाप्त होता है। अगले में हम एनिमल फिजियोलॉजी के डाइजेशन की प्रक्रिया के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।